करीब 4 महीने 10 दिन के बाद एक महिला अपने घर वापस लौट कर आती है। दरअसल कुछ देर पहले ही उसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, जिससे वो चीख ना सके, जिससे वो देख ना सके। घर पहुंचती है, पूरी आपबीती बताती है। उसके बाद परिवार वालों के साथ सीधे पहुंच जाती है थाने में, और थाने में जाकर कहती है कि साहब, मेरे साथ 4-5 लोगों ने 4 महीने और 10 दिन तक गैंगरेप किया है। पुलिस वालों ने उसकी कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद कहा कि तुम अपने घर जाओ, आराम करो। जैसे ही महिला से ये बात कही जाती है, महिला रो रो कर फिर से कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद उस महिला ने वकील का सहारा लिया। वकील हाईकोर्ट जाता है, और हाईकोर्ट ये आदेश करता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाए, और दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई चल रही थी। 20 फरवरी 2025 को इस मामले में जो मुख्य गवाह होता है उसकी गवाही होनी थी, लेकिन 4 दिन पहले ही यानी कि 16 फरवरी 2025 को उस मुख्य गवाह यानी कि उस महिला का जो पति होता है उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या की जाती है, न केवल उसके शरीर को जलाया जाता है, बल्कि इस शरीर का सिर्फ एक टांग बचती है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जलकर राख हो जाता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, मीडिया को पता चलती है, मीडिया वाले घर पहुंचते हैं। इस महिला से एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो। महिला ने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, मेरा पति इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसकी हत्या कर देते हैं। बस मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। जैसे ही मीडिया वालों ने खबर सुनी, अखबार में खबर छप जाती है, और लोगों की उस महिला के प्रति सिंपैथी बन जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और जब जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल वो हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी, और बात कर रहा हूं 17 फरवरी 2025 की सुबह की बात है। कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुंचता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी के थाना बिछवा के एक खेत है। खेत में पंप सेट के पास एक जो बरहा है, यानी कि खेत की सिंचाई करने के लिए नाली जो होती है, उस नाली में एक शव पड़ा हुआ था। सबका सिर्फ एक ही हिस्सा था, टांग बची हुई थी, बाकी पूरा का पूरा शरीर जल चुका था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने जाकर उस जो भी बची कुची हड्डियां थी, बची कुची राख थी, बचा कुचा शरीर था, उसको कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल लड़के का नाम होता है मरने वाले का साजिद, और उम्र उसकी लगभग 40 साल के आसपास होती है। दिल्ली में रहकर वो मजदूरी कर रहा था, और लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने घर वापस आया था। 1.5 महीने से ही घर पर रह रहा था। जब उसकी हत्या की बात सामने आती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक ये सूचना पहुँचती है, वहाँ वहाँ भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब ये पूछा जाता है, परिवार वालों से बातचीत की जाती है, तो एक कहानी सामने निकल के आती है। दरअसल कहानी थी, ये साल 2022 की बात है, 19 मार्च की वो तारीख थी, और होली का वो पर्व चल रहा था। एक थाना लगता है भोगांव, और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है परतापुर, और परतापुर का प्रधान होता है भोला यादव। दरअसल भोला यादव के बच्चों ने जिद की कि ये होली का पर्व है और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो क्यों ना बिरयानी बनवाई जाए। दरअसल इस घर में एक मुस्लिम महिला है जो खाना बनाने के लिए आया करती है। तो भोला यादव की माँ ने कहा कि ठीक है, उसको बुला के लेके आओ, वो आ जाएगी और खाना बना के चली जाएगी। जैसे ही खाना बनाने के लिए उस महिला को बुलाने के लिए जाते हैं, तो उस महिला की थोड़ी तबीयत खराब थी। घर पे उसकी बेटी होती है। जब घर पे बेटी थी तो उसने कहा माँ तो घर पे है नहीं, इसलिए आप जा सकते हैं। लेकिन जब लड़के ने जिद की, उसने कहा, रिक्वेस्ट करने लगा कि माँ नहीं है तो आप चलो। जब बार बार एक ही बात कह रहा है तो आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है। लड़की कहती है ठीक है मैं पहुंचती हूं, और ये सामान है बिरयानी का, तुम इसका इंतज़ाम करो। उस लड़की ने जो सामान लिखवाया था, सामान आ जाता है, वो जाती है और घर पर जाकर बिरयानी बनाने लगती है। बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिला देती है। और इसी बीच में किसी ने उससे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो। जब घर के लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उस लड़की को भी कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत कुछ अचेतन जैसी हो जाती है, यानी कि वो होश में नहीं होती, और उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है, छेड़छाड़ होती है। वो विरोध भी कर रही थी, लेकिन विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती। और जब शाम होती है तो उसको उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जब घर जाती है तो उसका भाई उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान था। कभी भी इससे पहले उसकी हालत ऐसी रही नहीं थी। उसके भाई ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो गया है, और मुझसे इस तरह से बदतमीजी की है। जब उस लड़की के भाई ने जाकर
प्रधान के घर पर इस बात का विरोध किया तो प्रधान के घर में जो मौजूद थे उन्होंने उसके साथ बहुत मारपीट की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की। लड़का पिट पिटा के घर वापस चला जाता है। यानी कि बात थी 19 मार्च 2022 की। अब 20 मार्च 2022 आता है, वो लड़की थाने जाती है और थाने जाने के बाद प्रधान के खिलाफ ये मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रधान ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। और इससे पहले कि वो घर वापस पहुंचती तो पता चलता है कि उसका रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद वो अचानक से घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। घर पहुंचते नहीं है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले लगातार थाने जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एसएसपी के दफ्तर पर जाकर हंगामा शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव पड़ रहा था, तब जाकर 4 महीने और 10 दिन का समय जब बीत जाता है तो उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, ताकि वो ना बोल सके ना देख सके। गाँव के ही सिमाने पर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। और जब लड़की की अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है, तब जाकर परिवार वालों को कहानी सुनाती है। लेकिन 4 महीने 10 दिन बाद जब लौट कर वापस आती है तो निकटतम थाने में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराने जाती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसके बाद वो कोर्ट की तरफ रुख करती है और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद उसके मामले में अब कुछ इस तरह से कहानी बन जाती है। आखिरकार पुलिस को ये कहानी याद आती है तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी होते हैं, इनकी प्रधान, उसके बेटे और जो भी आरोपी थे जिनके नाम लिखाए गए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी जाती हैं। और तीनों टीमों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन आरोपियों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजो। अब ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जो इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, साथ ही सर्विलांस सेल प्रभारी अजय सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह, ये भी टीम का हिस्सा होते हैं। ये अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। एक तरफ तो जो उस जले हुए व्यक्ति जिसका नाम साजिद होता है, साजिद कहाँ की सिर्फ टांग मिलती है, बाकी हिस्सा जल जाता है, उसका डीएनए सैंपल लेते हैं और जांच पड़ताल की भेजते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि क्या ये लाश वाकई सचमुच साजिद की है या किसी और की तो नहीं है। साथ ही अब इस जो साजिद की जो कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, इनकी सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर के साथ साथ इसकी जो पत्नी होती है उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार किससे बातचीत हुई थी, यहाँ ये घर से खेत में कैसे पहुँचा, नाली तक कैसे पहुँचा, जो ट्यूबवेल है, पंप है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। जब मोहम्मद साजिद की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उससे तो कोई सफलता मिलती नहीं है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है आमना की जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसे पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुमित यादव है। और सुमित यादव और आमना की घंटों घंटों बातचीत होती थी। अब पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर, क्योंकि जो मेन आरोपी थे, जो प्रधान के परिवार वाले थे, वो तो लापता थे, गायब थे, उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, वो तो मिल नहीं रहे थे। आखिरकार पुलिस ने सोचा कि क्यों ना सुमित को ही धर दबोच ली जाए, उसी से ही बातचीत की जाए। शुरुआत में तो वो सही बात बता नहीं रहा था, लेकिन जब दोनों के मोबाइल कब्जे में लिए जाते हैं और कब्जे में लेने के बाद जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, क्योंकि ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा हुआ था, जब ये बातचीत करते थे तो इनकी बातचीत में रिकॉर्ड हो जाती थी। 16 फरवरी 2025 की रात को इस महिला की तरफ से कॉल किया जाता है, यानी कि सुमित यादव को कॉल करके बताया जाता है कि मैंने खाने में और चाय में इसको नशीला पदार्थ दे दिया है। इतनी तो उसमें रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है और वो कह देती है कि वो खेतों की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की है, जानने की कोशिश की कि पूरी कहानी शुरू से आप लोग बताओगे, क्योंकि पुलिस का एक तरीका होता है बातचीत करने का, जब वो सही से बात का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस फिर दूसरा तरीका अपनाती है और दूसरे तरीके में फिर वो तोते की तरह बोलने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और जो कहानी बताते हैं वो चौंकाने वाली कहानी होती है। दरअसल आमना अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहती थी, तनहा रहती थी। पति उसका दिल्ली में रहकर एक बेकरी में मजदूरी किया करता था और यहाँ पर लगभग 10 महीने पुरानी बात है, इस घटना से 10 महीने पहले उसका जो टीवी होता है, टेलीविज़न, अचानक से ख़राब हो जाता है। और ये सुमित यादव जो होता है गांव का ही एक व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रीशियन होता है, उस इलेक्ट्रीशियन को कॉल किया जाता है कि हमारा टीवी ख़राब हो गया है, क्या इसे ठीक कर दोगे। सुमित यादव कहता है कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मैं घर आता हूँ, वैसे आके ठीक कर दूंगा। वो घर आता है और घर आने के बाद टीवी को ठीक कर देता है और यहीं से सुमित यादव की आमना से आंखें चार हो जाती हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी और पति रहता था उसका दिल्ली में। ये सब ठीक ठाक ऐसे चल रहा था, ना किसी को इस प्रेम कहानी के बारे में कोई जानकारी थी। जब मन करता था सुमित यादव उसके घर आता था, उसके साथ वो जो भी अनैतिक रिश्ते थे उसको बनाया करता था और ऐसे चल रहा था। लगभग इस घटना से, मतलब हत्याकांड से लगभग 1.5 महीने पहले जो साजिद होता है वो दिल्ली से अपने घर आ जाता है और जैसे ही साजिद अपने घर पहुंचता है तो सुमित यादव और साथ ही वो आमना आपस में मिलना जुलना उनका हो नहीं पा रहा था और इसी बात को देखते हुए दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी सुमित यादव ने प्लान किया,
तभी आमना ने प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, ये रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे जैसे अब जी रहे हैं। ठीक वैसी प्लानिंग करते हैं और 16 फरवरी 2025 की रात को जो खाना दिया जाता है उसमें नशीली गोली दी जाती है, जब चाय दी जाती है उसमें नशीली गोली दी जाती है। तब तक उसको साजिद को अच्छे से नशा हुआ नहीं था। वो अपनी पत्नी आमना से कहता कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और मैं बस घूम घाम के अभी आ जाऊँगा। जहाँ वो रहता है उससे कुछ दूर उसके खेत हैं, वो जो वहाँ पर पंप सेट है वहाँ के जाता है और उसे उस वक्त ज़्यादा नशा हो जाता है और जैसे ही उसे ज़्यादा नशा होता है तो वो उठने की स्थिति में नहीं था, आराम से सो जाता है। और यहाँ पर इस आमना की वजह से सुमित यादव को सूचना मिल जाती है। सुमित यादव मौके पर पहुँच जाता है और एक लोहे की भारी वस्तु होती है, रोड जैसी चीज़ होती है, उसके सर में वो पूरी ताकत से मारता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहली ही बार में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में था नहीं, नशे का उसको असर हो रहा था। बरहे में यानी कि जो खेतों की सिंचाई करने के लिए पंप सेट से, नलकूप से जो एक नाली बनाई जाती है उसमें उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद जो खरपतवार यानी कि जो भी घास फूस होती है वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर डाल देता है और पेट्रोल की मात्रा कुछ ज़्यादा ही डालकर उस पर आग लगा देता है और डालता रहता है जब तक क्या उसका शरीर लगभग 95 से 98% जल नहीं जाता। सिर्फ उसका पैर का छोटा सा हिस्सा बचा होता, जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश जली थी, वो भी एक मानव की लाश। और 17 फरवरी 2025 को यह पता चल जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो गांव वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। गांव वालों को, आसपास के जितने भी लोगों ने सुना, मीडिया वालों ने जब रिपोर्टिंग की, सबको ये लग रहा था कि प्रधान ने ही अपने रास्ते के कांटे को दूर कर दिया है, निकाल दिया है, क्योंकि वो इस घटनाक्रम का, गैंगरेप के मामले का मुख्य गवाह है। जब से ये मामला हुआ है, यानी कि आमना और उसका जो प्रेमी है उसने साजिद की हत्या की है, तो पहले जो 4 महीने 10 दिन वाली जो कहानी है उसमें कई तरह के झोल निकल के सामने आने लगे हैं और सबके सब ऐसा कहने लगे कि शायद वो बात पूरी तरह से झूठी थी या सच थी। ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, कोर्ट में जो चार्जशीट गई है उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो उसने, आमना ने अपने प्रेमी यानी कि सुमित यादव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है वो वाकई अपना आप में भयानक है, खौफनाक है, जिसको सोचकर भी एकदम सिरन से पैदा हो जाती है। और यकीन नहीं होता कि कोई महिला जिसने जन्म जन्म तक साथ रहने, जीने मरने का कसमें खाई थी, तो वो अपने पति की इस तरह से हत्या कैसे कर सकती है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद यानी कि 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। शायद आगे की ज़िंदगी उनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि जिन्होंने कत्ल किया है वो वाकई बहुत भयानक रूप में किया है, खौफनाक तरीके से किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते सोहाना के रहने वाले डॉक्टर संजीत खटाना हैं, आगरा के रहने वाले शिवम हैं और साथ ही अलीगढ़ के रहने वाले हैं नसरीन अंजुम, उनका बेटा है रोहन खान। आज इन सभी का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नेपाल के कमल कुमार हैं, पूर्णिमा तिवारी हैं, रिजवान अली सऊदी अरब से हैं, रज्जाक दिनेश गुप्ता नेपाल से हैं, वसीम हयात प्रयागराज से, राकेश चौधरी जोधपुर से, रीजा फातिमा, जहांगीर सिंह उनका बेटा गुरुबेल सिंह रंधावा के रहने वाले हैं, जलेसर से हाशिम सिद्दीकी, बिपिन शर्मा, सौरभ चौहान, वसीम खान मेवात से हैं, अमेठी से प्रवीण कुमार, कुशीनगर से प्रिंस गुप्ता, पंजाब से शैली गुरना और किरण रावल। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।